नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फ़ा लीडर्स में। अपने पिछले वीडियोस में हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 23 और 24 को कवर किया था, इसलिए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि बात करता है उन एग्रीमेंट्स के बारे में जिनमें कंसिडरेशन नहीं दिया गया है या इनएडिक्वेट है। तो आज इस वीडियो को बिना किसी इंट्रोडक्शन के, बिना किसी लोगों के स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टाइम कम है, गर्मी ज़्यादा है, लाइट आती जाती रह रही है, इसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए इसको सीधा स्टार्ट ही करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जनरल रूल ये है कि हर वो एग्रीमेंट जिसके अंतर्गत कंसिडरेशन नहीं दिया गया है वो वॉइड हो जाएंगे। लेकिन सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, इसके अंतर्गत कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं जिनमें अगर कंसिडरेशन नहीं भी है या इनएडिक्वेट है या फिर नाम मात्र का है, फिर भी वो एग्रीमेंट वैलिड माने जाएंगे। तो उन पॉइंट्स के अंतर्गत आएंगे, उन एग्रीमेंट्स के अंतर्गत आएंगे वो सारे एग्रीमेंट जो कि नेचुरल लव या अफेक्शन की वजह से हैं, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज की वजह से हैं, टाइम बार डेफ्ट के अंतर्गत आते हैं, गिफ्ट के प्रोविजंस जो हैं वो आते हैं, ग्रेचुटस बेलमेंट हैं वो भी आते हैं, एजेंसी जो है वो, तो ये सारे ही पॉइंट्स आते हैं। और आज के इस वीडियो में हम एक एक करके सारे पॉइंट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़ें, एक लैटिन मैक्सिम के बारे में बात कर लेते हैं जो कहता है एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ओरिटर एक्सियो, दैट मीन्स कि नो एक्शन अराइज फ्रॉम अ नेकेड प्रॉमिस। कहने का मतलब ये है कि किसी भी नंगे वचन से कोई भी तरह का जो एक वो एक्शन है वो अराइज नहीं होता। यानी कि अगर किसी एग्रीमेंट में कोई कंसिडरेशन नहीं दिया गया है तो वो जो एग्रीमेंट है वो नंगा ही माना जाएगा और उसमें कोई एक्शन अराइज ही नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सीधे सीधे पॉइंट्स पे आते हैं। जो पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है वो है नेचुरल लव एंड अफेक्शन का। तो ये बात करता है कि भैया हर वो एग्रीमेंट जो कि नॉर्मली तो सबसे पहला पॉइंट है नेचुरल लव एंड अफेक्शन का। तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर ऐसा है, कोई एग्रीमेंट, कोई प्रॉमिस अगर ऐसा है जो कि रिटन है, साइंड कराया गया है, बाकायदा रजिस्टर्ड है और जो कि उनके मध्य में अराइज हो रहा है, उनके मध्य में किया गया है, जिनके बीच में नेचुरल लव और अफेक्शन पाया जाता है, तो ये सारे जो एग्रीमेंट्स हैं इनमें भले ही कंसिडरेशन हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वैलिड माने जाएंगे। अब यहाँ पर पॉइंट आकर सारा कुछ माजरा आकर लटक जाता है एक चीज़ पे जिसको हम कहते हैं नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कि भाई ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन क्या होता है। तो बेसिकली कोर्ट ने, ना ही अपने कोड ने इस चीज़ को, नेचुरल लव को डिफ़ाइन नहीं किया है। ये सब्जेक्टिव बेस पे इसको कंसीडर किया जाता है, ये कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। कोर्ट कैसे करेगी? वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर और अपनी जो फाइंडिंग वगैरह होगी उनके आधार पर वो डिसाइड करेगी कि पार्टीज़ के बीच में नेचुरल लव है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे इसको आप ऐसे समझते हैं, जैसे हम लोगों के साथ होता है ना कि बचपन में हम लोग क्या कि बचपन में पापा ने कोई वादा किया हमसे, प्रॉमिस किया कि एक काम करो, हाई स्कूल तुम 90% से ज़्यादा नंबर ले आओ, हम तुमको फ़ोन दिला देंगे। तो ज़्यादातर बच्चे तो इस पर यकीन कर लेते हैं, हाँ ठीक है अपने पापा हैं, अपने से धोखा नहीं करेंगे, कर लेते हैं यकीन और 90% लाने पे लग जाते हैं। लेकिन वो बालक जो कि प्रचंड मुरहंट प्रवृत्ति के हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने कहा नहीं पापा आप पे हमें भरोसा नहीं है, आप हो तो हमारे ही पापा, हम जितने गोलेबाज हैं उतने गोलेबाज आप भी होगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत क्या किया, जो इन्होंने पापा ने प्रॉमिस करा था, जैसे मान लीजिए ये चिंटू है बालक और इनके पापा ने प्रॉमिस किया ऐसा ही कि आप अगर हाई स्कूल में ले आओगे इतना नंबर तो हम आपको बाइक दिलाएंगे। तो चिंटू को अपने पापा पे यकीन नहीं था, इन्होंने क्या किया कि आप उस जो प्रॉमिस है उसको सबसे पहली चीज़ तो रिटर्न करा लिया, ठीक है, दूसरी बात रजिस्टर्ड करा लिया। और जब रजिस्टर करा लिया तो इसमें भाई एग्रीमेंट के सारे जो कंप्लायंस थे, सारी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो गई। तो वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट जो कि नेचुरल लव और अफेक्शन वाले रिश्ते में, जो क्लोज रिलेशन के हैं, जो ब्लड रिलेशन वाले हैं, जो घर परिवार के अंतर्गत आते हैं, उनके मध्य किया गया है, तो ये वैलिड हो जाएगा। अब नेचुरल लव एंड अफेक्शन को आप बेसिकली यूँ समझिए कि वो सारे रिलेशन जो कि एक बाप बेटे के मध्य होता है, हिंदी में लिखता हूँ, ठीक है, बाप हिंदी बहुत गंदी है यार ठीक है, बाप और बेटे के बीच होता है, माँ बेटे के बीच होता है, माँ लिख दे रहा हूँ, बेटा आप समझ लीजिएगा, ठीक है,
माँ बेटे के बीच में होता है, भाई बहन के बीच में होता है, या ऐसे ही रिश्तों के बीच में होता है, तो वो सारे रिश्ते नेचुरल लव और अफेक्शन के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें एक केस है जिसको हम कहते हैं राज लक्की देवी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी। तो इसमें क्या हुआ था, एक पति पत्नी थे, तो उनके बीच में कुछ अच्छा खासा ऐसा बन नहीं रहा था रिश्ता। जब शादी हुआ था तब तो ठीक था, कुछ दिन बाद इनके बीच में मामला हो गया, कुछ किसी बात पे झगड़ा वगड़ा हो गया। तो यहाँ पर हस्बैंड ने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया, ऐसा है कि तुम हमारी ज़िंदगी छोड़ो, हमारा पीछा छोड़ो, जाकर अलग रहो, हम बदले में तुम्हें खर्चा पानी देते रहेंगे। वाइफ मान गई, चली गई। कुछ दिन बाद, कुछ दिन तक तो पति देव ने जो रुपए थे वो दिए, और कुछ दिन बाद उन्होंने रुपया देना बंद ही कर दिया। ये इसी केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब रुपया देना बंद कर दिया तो वाइफ ने यहाँ पर कोर्ट में सू कर दिया उनको। तो कोर्ट ने ये कहा कि आपका जो एग्रीमेंट है वो यहाँ पर इस जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाले पॉइंट में है, इसमें फॉल होने के लिए, इसके अंतर्गत गिरने के लिए ज़रूरी ये है कि आप दोनों के बीच में नेचुरल लव और अफेक्शन टाइप का कुछ होना चाहिए। हालांकि आप दोनों ऐसे काफ़ी टाइम से अलग रह रहे हैं, तो बीच में ना तो लव है, जब लव है ही नहीं तो नेचुरल का ऐसे होगा, और अफेक्शन होने का कोई चांस ही नहीं। इसलिए आपका ये जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो गया, कोई एग्रीमेंट ही अराइज नहीं होता। दूसरा केस है भीवा वर्सेस शिवराम का। इसमें कुछ खास नहीं, इसमें ये होता है कि भाई दो भाई होते हैं, ठीक है, दो भाई होते हैं और इनके बीच में झगड़ा होता है एक प्रॉपर्टी को लेकर। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, ये मान लीजिए प्रॉपर्टी है, तो इसको लेके झगड़ा होता है। तो स्टार्टिंग में तो भाई जब मामला नहीं सुलझता है तो कोर्ट जाते हैं। कोर्ट जाने पर एक भाई ये केस जीत जाता है, फिर भी वो अपने छोटे भाई को, ये भाई बड़ा भाई है, इसने छोटे भाई को कहा यार तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे, प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा जो हाफ हिस्सा है वो उठा के इनको दे देता है एक एग्रीमेंट के साथ में। तो इन दोनों के बीच में, क्योंकि वो बड़े भाई ने अपना प्यार दिखाते हुए, नेचुरल लव और अफेक्शन दिखाते हुए आधा हिस्सा अपने आप से इनको दिया है प्रॉपर्टी का, इसलिए ये एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई नेचुरल लव है ही, तभी तो केस जीतने के बाद भी आधा हिस्सा दे दिया बंदे ने। बड़ी बात है यार, सब नहीं कर सकते, बड़े भाई लोग ही करते हैं। बड़े भाई के लिए ताली बजा लेना अपने आप से। सेकेंड पॉइंट इज़ पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। जैसा कि आपको नाम ही से लग रहा होगा, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज वो सर्विसेज होते हैं जो कि पास्ट टाइम में, भूतकाल में किसी व्यक्ति के लिए किए जाते हैं, जो स्वेच्छया किए जाते हैं। किसी से भाई पूछ पाछ कर वो राय लेने के बाद नहीं किया जाता, आदमी अपने अंदर से आती है इच्छा कि हाँ चलो इसके लिए कुछ कर देते हैं। तो वो सारे सर्विसेज जो कि पास्ट टाइम में, भूतकाल में किसी व्यक्ति के लिए किए गए हैं, और अगर वो आगे जाके भविष्य काल में उसको लगता है कि इस आदमी ने मेरे लिए इतना अच्छा खासा कुछ किया है, तो इसको कुछ गिफ्ट टाइप का दे देते हैं। देने के लिए तो अगर कोई गिफ्ट देने के लिए कोई एग्रीमेंट टाइप का होता है तो वो वैलिड होगा। जैसे आपने अगर बागवान मूवी देखी है, बागवान, ठीक है, देखते हैं, स्पेलिंग हिंदी में लिख देते हैं बागवान। अगर आपने देखी हुई तो आपको बागवान में याद होगा कि अमिताभ बच्चन जो थे, यहाँ पे ये अमिताभ बच्चन हैं, ये जाते हैं मंदिर में। तो मंदिर में जब बाहर निकलते तो एक बच्चा इनके जूते पॉलिश करने को बोलता है, छोटा सा बच्चा होता है प्यारा सा। तो इन्हें बच्चे को देख के, वो जो चाइल्ड होता है जो कि सलमान खान है, उनको देख के दया आ जाती है। तो उन्होंने सलमान खान से कहा यार ये सब काम मत करो। ये क्या करते हैं कि उस सलमान खान को पढ़ने के लिए स्कूल भेज देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, फिर कुछ दिन बाद विदेश भेज देते हैं, और सलमान खान यहाँ पर नौकरी वोकरी लग जाती है, काफ़ी बड़ा आदमी हो जाता है। अब क्योंकि ए ने, अमिताभ बच्चन जो है, इन्होंने ये काम वॉलंटरली अपने आप से किया था, पास्ट टाइम में किया था। सलमान खान बड़े हो गए, इनके पास पैसा वैसा आ गया है, तो ये एक सीन में आपको याद होगा, ये कार गिफ्ट करते हैं। तो अगर सलमान खान यहाँ पर अमिताभ बच्चन को एक कार गिफ्ट करते हैं जो कि उनके पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के लिए है, तो ये कार वाला जो अगर यहाँ पर कोई एग्रीमेंट टाइप का हुआ है कार गिफ्ट करने के लिए, या इन्होंने कोई कार दी है, तो वो वैलिड होगा, वो वाइड नहीं होगा। रिक्वायरमेंट मात्र इतनी है कि कोई, सबसे पहली चीज़ रिक्वायरमेंट पे आते हैं, सबसे पहली चीज़ कि सम पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, यानी कि कोई पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, भूतकाल में कोई स्वेच्छया कोई सेवा दी गई हो। सेकेंड थिंग इज़ कि ये उस व्यक्ति को दी गई हो जो कि यहाँ पर प्रॉमिसर का काम कर रहा है, जो इस एग्रीमेंट में प्रॉमिस कर रहा है। प्रॉमिसर के लिए की गई है, या प्रॉमिसर के किसी उस व्यक्ति के लिए की गई है जिसको वो बाउंड है लीगली मेंटेन करने के लिए, उनके लिए की गई है। और इसके प्रॉमिसर के बीच में और सर्विस के बीच में, गलत चला गया,
प्रॉमिसर के बीच में और सर्विस के बीच में एक नेक्सस होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमिताभ बच्चन ने ये काम किया सलमान खान के किसी दोस्त के लिए, फिर सलमान खान ने आके अमिताभ बच्चन को पैसा वैसा दे दिया, ऐसा नहीं है। जब सलमान खान के लिए किया जाएगा या सलमान खान के डिपेंडेंट के लिए किया जाएगा, तभी ये जो एग्रीमेंट है वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। द थर्ड थिंग इज़ टाइम बार डेप्थ, यानी कि वो डेप्थ जो कि टाइम बार्ड हो चुके हैं, जिनको रिकवर किया जाना अब असंभव है। जैसे कि हमारे भारत में लिमिटेशन एक्ट ने कुछ एक टाइम लिमिट कर दिया कि आप इतने ही दिन के भीतर वो जो डेप्थ है वो रिकवर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जानबूझकर वो डेप्थ रिकवर नहीं किया, तो उस टाइम के गुजरने के बाद आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, एक है ए और बी ही चलते हैं यार, और बी, इनके बीच में ए ने बी को दिया था 10,000 रुपये, और भाई बी को 1 साल बाद देना था। 1 साल बाद देना था लेकिन बी ने दिया नहीं, ए ने मांगा भी नहीं, और लिमिटेशन के अनुसार 3 साल के भीतर इनको रिकवरी का अधिकार मिला हुआ है। और अगर इन्होंने 3 साल तक रिकवरी का कोई प्रयास नहीं किया, तो उसके पश्चात ये रिकवरी के लिए कहीं भी अर्जी नहीं कर सकते, रिकवरी के लिए प्रयास नहीं कर सकते। भाई रिकवरी बार्ड हो गई, अब रिकवरी हो ही नहीं सकती। फिर मान लीजिए कि बी को आ गया यहाँ पर दया कि यार ए जो है अभी मुश्किल में है, इसके पास पैसा रुपया नहीं खाने पीने को, तो बी ने दया खा के कहा कि तुमने हमको 10,000 दिए थे, 10 तो नहीं दे सकते, लेकिन एक यहाँ पे एग्रीमेंट कर लिया, एक प्रॉमिस कर दिया इस चीज़ का कि 10 नहीं दे सकते, लेकिन हम तुम्हें कल तुमको 5,000 रुपये देंगे। और यहाँ पर जो 5,000 रुपये देने का जो ये वादा होगा, जो ये एग्रीमेंट होगा, वो वैलिड माना जाएगा। तो वैसे ही रिक्वायरमेंट है इसमें कि पास डेप्ट होना चाहिए, जो कि लिमिटेशन के द्वारा बार्ड किया जाना चाहिए, रिटन एंड साइन होना चाहिए बाय द प्रॉमिसर और हिज एजेंट ऑन हिज बिहाफ, और जो कि होली पेड होना चाहिए या फिर कोई पार्ट पेड होना चाहिए, ऐसा करके इसमें मामला है। एक इसमें केस है तुलसीराम वर्सेस शेर सिंह का केस। तो इस केस में क्या हुआ था कि एक प्रॉमिसरी नोट था जो कि प्रॉमिसर के द्वारा था, तो उन्होंने क्या किया, उसके बैक साइड पे जो प्रॉमिसरी नोट था उसके बैक साइड पे बस ये लिख दिया था कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा पैसा बकाया हूँ, बस इतना ही लिख दिया। ये एक तरह का एक्नॉलेजमेंट कर दिया था। और बाद में जो प्रॉमिसी थे वो उन्होंने इनके ऊपर कर दिया केस कि इन्होंने प्रॉमिसर जो प्रॉमिसरी नोट है उसके पीछे ऐसा लिखा हुआ है, तो इन्हें हमें पैसा देना पड़ेगा, ये हमारे बकाया हैं। तो कोर्ट ने ये कहा क्योंकि उसने यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट किया है, कोई वो अपनी इच्छा जाहिर नहीं की है कि हाँ मैं तुम्हारा पैसा बकाया हूँ तो कुछ दिन बाद दे ही दूंगा। उसने मात्र इतना कहा है कि मैं तुम्हारा पैसा बकाया हूँ, डेप्थ जो है वो टाइम बार्ड हो चुका है, आपके पास राइट भी नहीं है कि इसको आप रिकवर करा सकें, इसलिए आप इसको ज़बरदस्ती रिकवर नहीं करा सकते, काम ख़त्म। सबसे लास्ट पॉइंट है इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन। और इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन के अंतर्गत ये बताया गया जो ये दिया गया है एक्सप्लेनेशन 2 में, और एक्सप्लेनेशन 1 के बारे में बात करना भूल गए, अभी बात कर लेंगे। तो एक्सप्लेनेशन 2 में ये दिया गया है और ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए कोई मामला ऐसा है जहाँ पर इनएडिक्वेसी आ रही है, तो ये नहीं देखा जाएगा कि वो कंसिडरेशन कम है या ज़्यादा है, ये देखा जाएगा कि वहाँ पर जो कंसिडरेशन दिया गया है वो फ्री कंसेंट से दिया गया है या नहीं, वो किसी बाहरी फोर्स की वजह से तो नहीं दिया गया। ऐसा तो नहीं कि कोर्सियन, अंडू इन्फ्लुएंस वगैरह वगैरह जितनी चीज़ें हैं जो फ्री कंसेंट को अफेक्ट करती हैं उनके द्वारा तो नहीं दिया गया है। तो ये चीज़ इसमें देखा जाएगा। बाकी कंसिडरेशन एडिक्वेट है इनएडिक्वेट है मायने नहीं रखता, भाड़ में जाए, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ करके ये प्रोविज़न है। और सबसे लास्ट में हम आते हैं इसके एक्सेप्शन पे, जो एक्सेप्शन है जो कि बात करता है गिफ्ट के बारे में। तो भाई गिफ्ट के बारे में ये जान लीजिए कि गिफ्ट यहाँ इसके अंतर्गत अगर गिफ्ट को बनाना है वैलिड, तो गिफ्ट को वैलिड बनाने के लिए क्या ज़रूरी है कि कोई प्रॉमिस होना चाहिए, प्रॉमिस साइंड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। साथ ही साथ अब इसमें भी कंसिडरेशन मायने रखती, क्योंकि गिफ्ट में कंसिडरेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। एक पार्टी दूसरे पार्टी को अपनी स्वेच्छा से कुछ ना कुछ, घर बार, रुपया, पैसा, कार, प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ तो देता ही है। तो ये गिफ्ट जो कि इन जो आहर्ताएँ हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको पूरा कर रही हैं, तो वो वैलिड मानी जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक, जजमेंट्स और अमेंडमेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर पहल पसंद आ रही है तो साझा ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।